कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। आज से हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि वर्डप्रेस पे बेस्ड है। आज से हम सीखने वाले हैं वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाएं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। स्टार्टिंग में हम सीखेंगे वर्डप्रेस के बेसिक कंसेप्ट जैसे कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है। इसके बाद हम एक वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉन्च करेंगे, उस पे हम एक पेज बनाएंगे, पोस्ट बनाएंगे और उसके बाद हम एक एडवांस वेबसाइट तक बनाएंगे जैसे कि एक एडवांस ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना भी हम इस सीरीज में सीखेंगे। अगर आपको वर्डप्रेस के बारे में कुछ भी नहीं पता तब भी आपके लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बेसिक कंसेप्ट से लेके वेबसाइट डिजाइनिंग के बेसिक कंसेप्ट से लेके एडवांस कंसेप्ट तक मैं आपको सिखाने वाला हूं। और ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं, अगर आपने मेरी इस पूरी सीरीज को फॉलो कर लिया तो आप फेसबुक जैसी वेबसाइट, अमेजॉन जैसी वेबसाइट, कोरा जैसी वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म पर बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज से हम वर्डप्रेस की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज इस सीरीज का पहला वीडियो है और आज मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझाने वाला हूं। ठीक है, वेबसाइट के बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम क्लियर करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है और सब डोमेन क्या होता है। सबसे पहले हम इसे समझेंगे। देखो डोमेन क्या होता है। डोमेन माने कि आपका वेबसाइट का नाम। डोमेन क्या होता है? आपकी वेबसाइट का एड्रेस, कुछ भी बोल लो आप चाहे। देखो आपने देखा होगा facebook.com, twitter.com, google.com, amazon.in, cbsc.nic.in, dssd.in, ये सब क्या है? डोमेन्स है। ये सब क्या है? डोमेन्स है। इंटरनेट पर आप किसी भी वेबसाइट को देख रहे हो तो उसका एक URL होता है, एड्रेस होता है, जैसे godaddy.com, hostinger.com, namecheap.com, hostgator.com, ये सब क्या है? आपके डोमेन्स है। डोमेन क्या होता है? वेबसाइट के नाम को हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, वेबसाइट के नाम को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा हम एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे byju's.com, vedantu.com, amazon.in, flipkart.com। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे आप डोमेन, मतलब सिंपल सी बात है, डोमेन माने कि वेबसाइट का नाम या बोल लो वेबसाइट का मेन एड्रेस। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको डोमेन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब थोड़ा हम डोमेन को और डीपली समझते हैं। ठीक है, हम इतना ज्यादा वेबसाइट डिजाइनिंग के इतना डीप कंसेप्ट को समझेंगे जो कि डेवलपर भी नहीं जानता होगा। चलिए देखो, जैसे facebook.com है, डोमेन के दो भाग होते हैं। एक तो है आपका फेसबुक। ठीक है, facebook.com में दो भाग है, एक है आपका फेसबुक और दूसरा क्या है? आपका .com। दूसरा क्या है? आपका .com। तो डोमेन के दो भाग, फेसबुक अलग, .com अलग, twitter.com, ट्विटर अलग, .com अलग, cbsc.nic.in, जैसे यहां पे एक मैंने बताया था cbsc.nic.in, cbsc अलग है और .nic.in अलग है। ठीक है, तो डोमेन के मेजरली दो भाग है। पहला भाग आप कहोगे यूनिक होता है, पहला भाग यूनिक होता है जिसे आप बोलते हो नेम। ठीक है, facebook.com में क्या है? फेसबुक एक नाम है, ट्विटर एक नाम है, amazon एक नाम है। ठीक है, ये सारा क्या होता है? नेम होता है, जो कि आपको सोचना पड़ता है, नाम। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये .com वाला पार्ट। देखो .com की जगह .in हो सकता है, .co.in हो सकता है, .org हो सकता है, .online हो सकता है, .shop हो सकता है, .nic.in हो सकता है। गवर्नमेंट में वेबसाइट पे आपने देखा होगा .gov आपने देखा होगा। ठीक है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सटेंशन, डोमेन एक्सटेंशन। डोमेन के दो पार्ट, एक हो गया आपका नाम, आप सिंपली बोल लो डोमेन, और दूसरा होगा डोमेन एक्सटेंशन। ठीक है, दूसरा क्या होगा? डोमेन एक्सटेंशन। समझने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस आपके बेसिक कंसेप्ट एकदम एकदम क्लियर करना चाहता हूं। डोमेन के दो भाग, एक नाम हो गया और एक डोमेन एक्सटेंशन हो गया। देखो facebook.in भी हो सकता था, .org भी हो सकता था, .co.in भी हो सकता था, .online भी हो सकता था। ठीक है, ये सारे अलग अलग डोमेन्स है। ये सारे क्या है? अलग अलग डोमेन्स है। मैं आपको फिर से बताता हूं। देखो देखो ध्यान से देखो, बहुत लोग यहां पे कंफ्यूज करेंगे, जितने भी बिगिनर्स होते हैं जनरली वही करते हैं। facebook.com, facebook.in, facebook.co.in, facebook.org, ये सारे अलग अलग डोमेन है। हो सकता है facebook.com किसी और ने लिया हो सकता है facebook.in किसी और ने लिया हो, facebook.co.in किसी और ने लिया हो, facebook.org किसी और ने लिया हो। तो सारे के सारे अलग डोमेन होते हैं। ठीक है,
आपको अलग अलग डोमेन परचेज करना पड़ता है। पहले आप करोगे facebook.com को परचेज, फिर आप साथ के साथ कर लो चाहे facebook.in को परचेज, facebook.org को भी परचेज कर लो, facebook.co.in को परचेज कर लो। मतलब फॉर एग्जांपल आपने अभी बाय कर रखा है facebook.com, आप अपनी वेबसाइट किस पे चला रहे हो, facebook.com पे चला रहे हो, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में facebook.in कोई खरीद ले, facebook.in डोमेन कोई खरीद ले और उस पे वेबसाइट चलाने लग जाए, facebook.org कोई खरीद ले, उस पे वेबसाइट चलाने लग जाए। तो इसलिए बड़ी बड़ी वेबसाइट जितने भी होते हैं, बड़े बड़े लोग जितने भी होते हैं, वो सारे .com, .in, .co.in, .org ये जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं आपके डोमेन के सारे परचेज करके रखते हैं। अब मैं आपको एक बढ़िया चीज दिखाता हूं। देखो मैं गूगल पे आता हूं, amazon.in। देखो amazon.in पे एक वेबसाइट चल रही है जो कि इंडिया के लिए है। देखो ध्यान से देखो, आपको ये शायद कंफ्यूजन होता होगा, आप amazon.com पे जाते हो .in पे जाते हो। इंडिया में आप लोग जो amazon को यूज करते हो वो है amazon.in, ठीक है। आप लोग amazon.in पे जाके खरीदारी करते हो, मैं आपको दिखा देता हूं 2 मिनट में, ठीक है। amazon.in इंडिया के लिए है, ठीक है। amazon.com भी है, वो यूएसए के लिए है, ठीक है। चलो ये जल्दी से लोड हो जाता है, फिर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो amazon.in, ये क्या amazon.in, आराम से आप यहां पे सामान देख रहे हो, ठीक है। इंडिया के लिए वेबसाइट बनाई हुई है amazon ने। amazon.com भी है, amazon.com यूएसए के लिए है। amazon.com किसके लिए है, यूएसए के लिए है, ठीक है। amazon.com यूएसए के लिए है। Amazon आई थिंक .ad है, कुछ ऐसा भी है। देखो मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूं। Amazon वेबसाइट्स अकॉर्डिंग टू कंट्री, सिंपल मैं ऐसा लिखता हूं अकॉर्डिंग टू कंट्री। गूगल पे मैं सारी चीज कर रहा हूं, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूं। देखो amazon.in इंडिया के लिए है, ठीक है। चाइना के लिए भी है। देखो Amazon जापान के लिए क्या है, amazon.co.jp, ठीक है। amazon.fr इज फॉर फ्रांस, मैं आपको दिखाता हूं। amazon.co.jp ये जापान के लिए। आपको जापानीज में आप वेबसाइट खुल जाएगी, देखते हैं, ठीक है। जापानीज में आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी, लोड नहीं हुई, चलो कोई नहीं। ये देखो जापानीज, ये जापान के लिए वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। amazon.co.jp ये जापानीज के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी जापानीज प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे होंगे जनरली, ठीक है। ये देखो जितने भी प्रोडक्ट दिख रहे होंगे जापानीज, और करेंसी भी क्या होगी, जापानीज। जापान में जो करेंसी चल रही होगी वही करेंसी में होगा, ठीक है। चलो मैं आपको कोई प्रोडक्ट दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ, प्रोडक्ट का मैं प्राइस दिखाता हूँ। ये देखो टॉप पे देख रहे हो जापान का ही सिंबल है, ये देखो, ठीक है। वहां पे जो भी करेंसी चलती होगी उसी, और ये करेंसी वही है। amazon.in पे INR में दिखता है, amazon.com पे USD में दिखता है, डॉलर्स में दिखते हैं वहां पे, ठीक है। amazon.fr इज फॉर फ्रांस। आप ऐसे देख सकते हो amazon ने हर एक कंट्री वाइज एक अलग डोमेन रखा हुआ है, ठीक है। हर एक कंट्री वाइज अलग डोमेन रखा हुआ है। आप एक ही डोमेन को वर्ल्ड वाइड चला सकते हो। facebook.com इंडिया के लिए भी वही है, फ्रांस के लिए भी वही है, और यूएसए के लिए वही है, सबके लिए वही है। आप ये भी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर सकते हो। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या बोलती है, स्ट्रैटेजी ये बोलती है आपका कि आपका amazon.in अलग, amazon.com अलग, .fr अलग, .co.jp अलग, ठीक है। मतलब कंट्री स्पेसिफिक आप ये बना रहे हो। अब Amazon ने क्यों ऐसा किया हुआ है, देखो एसईओ के कारण है, ठीक है। बेसिकली एसईओ में आपको वेबसाइट को रैंक करना होता है गूगल के टॉप पोजीशन पे, तो उसकी वजह से अगर .in है, amazon.in है, तो इंडिया में .in वाली वेबसाइट रैंक करेगी। amazon.com है तो यूएसए में वही वेबसाइट रैंक करेगी। amazon.co.jp है तो जापान में .co.jp वाली वेबसाइट रैंक होगी, ठीक है। तो एसईओ के फैक्टर्स है, इसलिए Amazon ने ये किया है। तो कभी हम जब एसईओ डिस्कस करेंगे तब हम इस पे जाएंगे, ठीक है। अभी हमारा मुद्दा है वेबसाइट डिजाइनिंग। facebook.com के 2 पार्ट, फेसबुक अलग, .com अलग, नाम और इधर डोमेन एक्सटेंशन, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक नाम सोच लेना है अपनी वेबसाइट का। आपने सोच लिया, जैसे कि आपने सोच लिया DSSD, क्या सोच लिया आपने, DSSD आपकी ब्रांड का नाम है। तो DSSD क्या हो गया, आपका नाम, और उसके पीछे आपको .com लेना है, .in लेना है, क्या लेना है, आपका डिसीजन है। मैंने लिया DSSD.in, क्या लिया मैंने, DSSD.in, तो ये मेरा क्या हो गया, एक नाम हो गया, ठीक है। पूरा नाम आपको परचेज करना पड़ेगा डोमेन, ठीक है। हम देखेंगे डोमेन परचेज करना भी। चलिए, तो हमने यहां पे सबसे पहला हमारा काम क्या है वेबसाइट डिजाइनिंग में, अपना डोमेन का नाम सोचना। क्या सोचना, डोमेन का नाम सोचना।
मैंने सोच लिया DSSD.in, ठीक है, DSSD.in ये मैंने नाम सोच लिया। अब मैं इस पे वेबसाइट बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको नाम सोचना है, ठीक है। याद रखना ऑलरेडी अगर किसी ने नाम लिया हो DSSD.in, अगर कोई चला रहा हो, क्या उस पे आप अपनी वेबसाइट चला सकते हो? नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दिखाता हूं, ये देखो, मैं वापस चलता हूं यहाँ पे GoDaddy वेबसाइट पे आ जाता हूं। GoDaddy पे आप डोमेन होस्टिंग ले सकते हो, आगे चल के हम बात करेंगे। GoDaddy पे जाके मैंने सिंपली सर्च किया DSSD.in। अब मैंने नाम सोचा DSSD.in, मैंने नाम सोचा। जैसे मैंने नाम सोचा, मैं सर्च करता हूं क्या ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं। ये देखो, दिस डोमेन इज नॉट अवेलेबल, DSSD.in इज टेकन, मतलब ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है, मैं इसे नहीं ले सकता। तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। DSSD.com ले सकते हो, DSSD.property ले सकते हो, DSSD.online ले सकते हो, बट DSSD.in नहीं ले सकते, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। DSSD.property, ये देखो सबके प्राइस लिखे हुए हैं, वो कितने का, वो कितने का, ठीक है। चलिए, तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। आपको एक नाम सोचना है और ये नाम सोचो जो अवेलेबल भी हो। ऐसा भी हो सकता है आपने DSSD.in सोचा और वो ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है, तो आप नहीं ले सकते वो चीज, आपको कोई और नाम सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब सवाल ये है .in ले, .com ले, .org ले। देखो आपको प्रायोरिटी, देखो अगर आपको वर्ल्ड वाइड वेबसाइट चलानी है तो .com ले लो। आपका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही है, आप इंडिया में ही ग्रो करना चाहते हो, तो कोशिश करो .in ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आता है होस्टिंग। अब हम बात करते हैं होस्टिंग पे। होस्टिंग क्या होती है? देखो कुछ भी नहीं है होस्टिंग, बहुत ही आसान सी भाषा में आपको समझा देता हूं। मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। जब भी हम कोई वेबसाइट लाइव करना चाहते हैं, इंटरनेट पर कोई देखे, तो हमें डोमेन और होस्टिंग को परचेज करना पड़ता है। डोमेन तो हो गया आपके वेबसाइट का एड्रेस या बोलो दुकान का नाम, ठीक है। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग बोलेंगे, देखो अब एग्जांपल से समझते हैं। कोई बंदा इंडिया में बैठा है तब भी आपकी वेबसाइट खुल रही है, कोई बंदा फ्रांस में बैठा है तब भी facebook.com खुल रहा है, कोई जर्मनी में भी बैठा है तब भी facebook.com खुल रहा है, कोई पाकिस्तान में बैठा है तब भी facebook.com खुल रहा है। ऐसा क्यों? मतलब वर्ल्ड वाइड कहीं से भी इंडिया में बैठ के आपकी वेबसाइट खोल पा रहा है, फ्रांस में बैठ के आपकी वेबसाइट खोल पा रहा है, कहीं पे बैठ के आपकी वेबसाइट कैसे खोल पा रहा है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। और ये सब हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग के कारण। आप समझो कैसे। देखो एक वेबसाइट में क्या होता है, कोड होता है। एक वेबसाइट क्या होता है, कोडिंग की फाइल होती है। चाहे आपने PHP पे अपनी वेबसाइट बनाई हो, लारावेल पे अपनी वेबसाइट बनाई हो, आपने अपनी वेबसाइट चाहे वर्डप्रेस पे बनाई हो, चाहे आपने कोई भी प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बनाई हो, ठीक है। एक वेबसाइट का क्या होता है, कोड होता है। क्या होता है, कोडिंग की फाइल होती है। उन सारी कोडिंग की फाइल को ले जाके मैंने एक सर्वर पे स्टोर कर दिया। कहां स्टोर कर दिया? एक सर्वर पे स्टोर कर दिया। कोडिंग की एक एक वेबसाइट पे क्या होता है, कोडिंग की फाइल होती है, उनको ले जाके मैंने सर्वर पे स्टोर कर दिया, ठीक है। बढ़िया बात है, सर्वर पे स्टोर कर दिया। अब हो क्या रहा है, जब भी कोई बंदा इंडिया से वेबसाइट खोलना चाह रहा है, रिक्वेस्ट किसके पास जा रही है? रिक्वेस्ट जा रही है आपके सर्वर के पास। इंडिया से खोलना चाह रहा है तब भी रिक्वेस्ट सर्वर के पास जा रही है, फ्रांस से खोलना चाह रहा है तब भी जा रही है, जर्मनी से खोलना चाह रहा है तब भी रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? सबसे पहले सर्वर के पास, ठीक है। तो क्या है, कोडिंग की फाइल को ले जाके, मेरे पास जितने भी एक वेबसाइट पे क्या होते हैं, कोडिंग की फाइल होती है। एप्लीकेशन किस पे बनती है? कोड होता है बेसिकली, एप्लीकेशन के बैकएंड में तो कोड ही लगा होता है। तो ये सारी कोडिंग की फाइल को ले जाके मैंने स्टोर कर दिया एक सर्वर पे, ठीक है। उस सर्वर को मैंने बोल दिया होस्टिंग, ठीक है। एक कोडिंग की फाइल को ले जाके मैंने सर्वर पे स्टोर कर दिया। बढ़िया बात है, सर्वर पे स्टोर कर दिया। अब क्या हो पा रहा है, सर्वर पे स्टोर करने से जब भी कोई बंदा इंडिया से वेबसाइट खोलना चाह रहा है, रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? सर्वर के पास। फ्रांस से खोलना चाह रहा है, रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? सर्वर के पास। जर्मनी से खोलना चाह रहा है, रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? सर्वर के पास, ठीक है। तो सर्वर के पास बार बार क्या जा रही है? रिक्वेस्ट जा रही है। अब सर्वर क्या करेगा? सर्वर अपने सर्वर के पास क्या कोडिंग की फाइल है, वो कोडिंग की फाइल को भेजेगा। किसको भेजेगा? यूजर के ब्राउजर में, ठीक है। सर्वर के पास क्या है? कोडिंग की फाइल्स है। उन कोडिंग की फाइल को वो ब्राउजर को भेजेगा। किसको भेजेगा? कोडिंग की फाइल को सेंड करेगा ब्राउजर को, और ब्राउजर पे आपकी कोडिंग की फाइल को डाउनलोड किया जाता है। क्या किया जाता है? डाउनलोड किया जाता है, और फाइनली यूजर को ये चीज दिखती है, ठीक है। दोबारा समझो क्या होता है। एक वेबसाइट, एक एप्लीकेशन के पीछे क्या होता है? कोड होता है। उस कोड को मैंने स्टोर कर दिया अपने सर्वर पे। कहां पे स्टोर कर दिया मैंने?
सर्वर पे। बहुत बढ़िया बात है, मैंने सर्वर पे स्टोर कर दिया सारे के सारी कोडिंग की फाइल। अब होगा क्या, यूजर ने कहा यूजर ने अभी गूगल पे गया और टाइप किया facebook.com। यूजर अपने ब्राउजर पे गया और टाइप किया facebook.com, मतलब गूगल पे जाने के बाद उसने facebook.com लिखा, ठीक है, facebook.com लिखा। यानी कि यूजर ने रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे सामने facebook.com ओपन हो जाए। तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है किसके पास जाएगी, सर्वर के पास। रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, सर्वर के पास। जैसे रिक्वेस्ट सर्वर को मिली, जैसे रिक्वेस्ट सर्वर को मिली, सर्वर ने कोडिंग की फाइल को भेजा। क्या किया, कोडिंग की फाइल को भेजा। यहां पे कोडिंग की फाइल को उसने कर दिया सेंड। बहुत बढ़िया बात है, कोडिंग की फाइल को भेज दिया। किसको भेजा, यूजर के ब्राउजर को। यूजर के ब्राउजर में ये कोडिंग की फाइल डाउनलोड होगी। यूजर क्रोम चला रहा होगा, ओपेरा ब्राउजर चला रहा होगा, ब्रेव ब्राउजर चला रहा होगा, बिंग ब्राउजर चला रहा होगा, कोई ना कोई तो ब्राउजर चला ही रहा होगा। उस ब्राउजर में उसको भेजा, ठीक है, और ब्राउजर में डाउनलोड होगी फाइल्स। सारी की सारी कोडिंग की फाइल सर्वर से कहां पे आ गई, यूजर के ब्राउजर में, और वहां पे डाउनलोड होगी फाइल्स, ठीक है। और डाउनलोड होने के बाद फाइनली यूजर के सामने वेबसाइट खुल गई, ठीक है। अब आप कहोगे, अब मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूं। देखो, जब भी आपने अभी फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट खोली dssd.in, अभी आप ब्राउजर में जाओ, टाइप करो dssd.in, खुल गई आपके सामने वेबसाइट। मान लो वेबसाइट खुलने में 5 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे, 5 सेकंड, ठीक है। अब कल आप फिर से आते हो कल आप फिर से आते हो अपने ब्राउजर में टाइप करते हो, मतलब फिर से आके आप dssd.in वेबसाइट पे जाते हो। अब आप देखते हो यार मेरी वेबसाइट 5 सेकंड में नहीं, सिर्फ 2 सेकंड में खुल गई। देखा होगा, मतलब पहली बारी में तो जो वेबसाइट पे गए उसमें टाइम लगा खुलने में, दूसरी बारी में वो जल्दी खुल गई। कारण, क्योंकि यूजर के ब्राउजर में ऑलरेडी कोडिंग की फाइल्स डाउनलोडेड है, यही कारण है, ठीक है। कारण क्या था, जब भी यूजर ने पहली बार dssd.in टाइप किया होगा तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, यूजर के ब्राउजर के पास वो इंफॉर्मेशन आई और ब्राउजर ने इंफॉर्मेशन को डाउनलोड किया कोडिंग की फाइल को, और फाइनली फिर यूजर को दिखा। इसके बाद क्या होगा, यूजर को दिख गया। अब कल यूजर फिर से आता है, अब सीधा क्या होगा, ऑलरेडी ब्राउजर में इंफॉर्मेशन यहां पे पड़ी हुई है और डायरेक्टली यूजर को दिख जाएगा। इसीलिए यही कारण है कि दूसरी बार जब आप वेबसाइट पे आते हो वो इंस्टेंटली लोड हो जाती है, वो इंस्टेंट खुल जाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं सर्वर आपको समझ आ गया होगा। आप चाहते हो इंटरनेट पर हर कोई आपकी वेबसाइट देख सके, इंडिया से भी आपकी वेबसाइट दिखे, फ्रांस से भी आपकी वेबसाइट दिखे, तो सर्वर लेना ही पड़ेगा, होस्टिंग लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए, ये भी हमने जान लिया होस्टिंग क्या होती है। अब हम जानेंगे सब डोमेन। क्या जानेंगे अब हम, सब डोमेन क्या होता है। बहुत सी आसान सी भाषा में सब डोमेन का मैं आपको मतलब बताता हूं। देखो, सब डोमेन क्या है, बहुत सी आसान सी भाषा में समझो। गूगल ड्राइव पे गए हो, गूगल ड्राइव का यूआरएल कभी चेक करना, drive.google.com, ठीक है। गूगल फोटोज का यूआरएल चेक करना, photos.google.com, ठीक है। गूगल एड्स का यूआरएल चेक करना, ads.google.com। गूगल एनालिटिक्स का यूआरएल चेक करना, analytics.google.com, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब देखो google.com तो यहाँ पे क्या है, डोमेन है। google.com तो क्या है, ये एक डोमेन है, ध्यान से समझो। google.com तो क्या है, एक डोमेन है, ठीक है। हर किसी में google.com कॉमन आ रहा है, ये तो डोमेन है, ठीक है। बट drive.google.com ये एक सब डोमेन है, photos.google.com सब डोमेन है, ads.google.com सब डोमेन है, analytics.google.com एक सब डोमेन है, ठीक है। दोबारा देखो, आराम से देखते हैं। अब देखो, drive.google.com is basically a subdomain of Google, drive.google.com, ठीक है। सिंपली मैं इसे ओपन कर लेता हूं, मेरे सामने गूगल ड्राइव खुल गई, ठीक है। अब मैं ओपन करता हूं photos.google.com, मेरे सामने गूगल फोटोज खुल गया, ठीक है। मेरे सामने क्या खुल गया, गूगल फोटोज खुल गया। ऐसे ही और जब मैं google.com टाइप करता हूं, google.com क्या है, डोमेन। google.com तो क्या है, आपका डोमेन, मतलब डोमेन पे एक अलग वेबसाइट चल रही है, सब डोमेन पे एक अलग वेबसाइट चल रही है। ये देखो, दो अलग अलग वेबसाइट, ठीक है। तो यानी कि क्या सब डोमेन एक अलग वेबसाइट की तरह ट्रीट कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। सब डोमेन एक डिफरेंट वेबसाइट ही होता है, आप बोल सकते हो। google.com एक अलग वेबसाइट है, drive.google.com एक अलग वेबसाइट है,
photos.google.com एक अलग वेबसाइट की तरह ही आप ट्रीट करोगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर मैंने तो एक डोमेन ले लिया dssd.in। अब आप क्या कहोगे सर मैंने तो एक डोमेन ले लिया dssd.in, मैंने जैसे एक डोमेन ले लिया dssd.in, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, अब मैं 2 सेकंड रुको, मैंने सर एक डोमेन ले लिया dssd.in। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, अब मैं मल्टीपल सब डोमेन बनाना चाह रहा हूं। जैसे मैंने एक बना दिया ads.dssd.in, ठीक है, dssd.in, एक मैंने ये सब डोमेन बना दिया। दूसरा सब डोमेन मैंने बना दिया course.dssd.in, एक मैंने ये सब डोमेन बना दिया। अब मैंने 2 अलग अलग और सब डोमेन बना दिए। कैसे बना सकता हूं मैं 2 सब डोमेन? देखो जब भी आपने होस्टिंग खरीदोगे, ठीक है, कहीं से भी आप होस्टिंग लो, चाहे गोडैडी की होस्टिंग लो, होस्टिंगर की होस्टिंग लो, नेमचीप, होस्टकेटर, कहीं से भी होस्टिंग लोगे ना, होस्टिंग के अंदर से आप सब डोमेन बना सकते हो। होस्टिंग के अंदर एक ऑप्शन होता है जहां से आप सब डोमेन बना सकते हो, ठीक है, होस्टिंग के अंदर से, ठीक है। जब आपने डोमेन परचेज कर लिया होगा, होस्टिंग परचेज कर ली होगी, थर्ड स्टेप क्या करो आप, होस्टिंग के अंदर से सब डोमेन को क्रिएट कर दो, ठीक है। तो होस्टिंग के अंदर से ही सब डोमेन आप क्रिएट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अब आप कहोगे सर डोमेन और होस्टिंग में एग्जैक्टली खर्चा बताओ मुझे, एक वेबसाइट को लॉन्च करने में खर्चा कितना आ जाता है? देखो ज्यादा कुछ खर्चा नहीं आता। एक डोमेन अगर आप .com डोमेन ले रहे हो तो एवरेज आपको .com डोमेन 700-800 रुपए का पड़ जाएगा। एक होस्टिंग 3-4 हजार से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ठीक ठाक होस्टिंग मैं बता रहा हूँ, होस्टिंग आने को तो 2000 की भी आ जाती है, ठीक है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। मिनिमम एक होस्टिंग ठीक ठाक जो होस्टिंग होती है 3-3.5 हजार की आपको मिल जाएगी, ठीक है। और जो डोमेन होता है, डोमेन आपको एवरेज मिल जाएगा लगभग मतलब 700-800 का .com डोमेन, तो मतलब 4000 के आसपास से आप क्या बना सकते हो, 4000 में आप अपनी पहली वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 4000 में, ठीक है। सिर्फ 4000 में आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो। अब देखो गोडैडी का नाम सुना है? गोडैडी पे जाके आप डोमेन होस्टिंग को परचेज कर सकते हो। गोडैडी फेमस वेबसाइट है, डोमेन होस्टिंग को परचेज कर सकते हो। होस्टिंगर भी एक फेमस वेबसाइट है जहां से आप डोमेन होस्टिंग को परचेज कर सकते हो। मैं जनरली होस्टिंगर से लेता हूं, तो होस्टिंगर पे जाके भी आप डोमेन होस्टिंग को परचेज कर सकते हो। गोडैडी है, और कंपनियां बता देता हूँ, होस्ट पापा, नेमचिप, A2 होस्टिंग, बहुत सारी कंपनीज है जो डोमेन, जहां पे जाके आप डोमेन और होस्टिंग सर्विसेज को ले सकते हो, ठीक है। बस खास बात क्या है, देखो होस्टिंग तो आपको सोच समझ के लेनी है, ठीक है, क्योंकि देखो अगर होस्टिंग का पैकेज मतलब देखो सस्ती भी होती है महंगी भी होती है, आपको फीचर्स देखने हैं। देख रहे हो जैसे ये फीचर्स, ये देखो, ये इनके फीचर्स बताता हूं, चलो उसको समझो। जैसे यहां पर देखो 100 वेबसाइट्स, मतलब कि 100 डोमेन, 2 अलग अलग डोमेन, जैसे कि facebook.com, facebook.in, dssd.in, ऐसे 100 डोमेन इस होस्टिंग पैकेज में चला सकते हो, 100 डोमेन, ठीक है। और इसमें 300 डोमेन चला सकते हो। स्टोरेज दे रहा है ये, फॉर एग्जांपल मेरा एक डोमेन है facebook.com, मैं ऑन करता हूं जैसे। अब facebook.com पे डाटा बहुत सारा है, मान लो 190 जीबी का डाटा है फेसबुक वेबसाइट पे, facebook.com पे 190 जीबी का डाटा है। अब क्या होगा, अब मैंने एक वेबसाइट पे तो 190 जीबी खर्च कर दिए, अब बचे कितने, 10 जीबी, और मैं लाइव कितने डोमेन कर सकता हूं इस पैकेज में, 100 डोमेन, मतलब 99 डोमेन, और 10 जीबी वेबसाइट बचा है, मतलब 99 डोमेन और चला सकता हूं, बट मेरे पास स्पेस कितना है, 10 जीबी का, ठीक है। अगर एक वेबसाइट ही जो मेरा 10 जीबी का स्पेस खा जाए, एक और मैं डोमेन लॉन्च करता हूं, डोमेन खरीदता हूं, और उस पे मैं मतलब 10 जीबी की स्टोरेज यूज कर लूं, तो क्या मैं और मतलब तीसरा डोमेन चला सकता हूं? नहीं चला सकता। मेरा पैक तो बोल रहा है कि मैं 100 डोमेन चला सकता हूं, बट स्टोरेज मुझे दे रहा है लिमिटेड। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर रिक्वायरमेंट कम है तो सस्ता प्लान ले लो, रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो महंगे प्लान की तरफ जा सकते हो, ठीक है। कभी और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फेमस कंपनीज बता देता हूं, होस्टिंगर, गोडैडी, होस्टकेटर, होस्ट पापा, A2 होस्टिंग, ये कुछ फेमस कंपनीज है जहां पे जाके आप डोमेन और होस्टिंग को खरीद सकते हो। कभी और डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं डोमेन होस्टिंग के लिए। आज हमने मेजरली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस किया, कल एक और थोड़ी सी थ्योरी की क्लास होगी। आज हमने क्या डिस्कस कर लिया, डोमेन, होस्टिंग और सब डोमेन क्या होता है। अब आप क्या कीजिए, अपना डोमेन होस्टिंग और सब डोमेन परचेज करके रखिए,
या डोमेन होस्टिंग परचेज करिए आप, ठीक है, डोमेन होस्टिंग परचेज कीजिए। अगली क्लास में हम वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे और थर्ड क्लास में मैं आपको, तीसरी क्लास में बता दूंगा कैसे आप 1 घंटे के अंदर अपनी वेबसाइट को लॉन्च करो। इस सीरीज में साथ बने रहो। अगर कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताओ। जाते जाते मैं आपको इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक देते हुए जाता हूं। इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताओ। आज के लिए फिलहाल इतना ही।